बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बायोलॉजी क्लास 10 हम लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था ब्रीथिंग मैकेनिज़्म कि इंसान में ब्रीथिंग का प्रोसेस क्या है, कौन से स्टेप हैं, ये सारे हमने डिस्कस किए थे। और उससे पहले हमने गैसेस एक्सचेंज हमने डिस्कस किया था। आज का हमारा टॉपिक है इन्फेक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक कि सांस का जितना भी रास्ता है वहाँ पे किस किस्म के कौन से इन्फेक्शन जो है वो हो सकते हैं। ठीक है, ये जितने भी इन्फेक्शन हैं ये सारे के सारे एज ए शॉर्ट इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल ब्रोंकाइटिस है, इट्स इम्पॉर्टेंट शॉर्ट। उसके बाद एम्फीसीमा है, ये भी इम्पॉर्टेंट शॉर्ट है। फिर नमूनिया है, वो भी इम्पॉर्टेंट शॉर्ट है। इसके अलावा अगर आप देखें अस्थमा, इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी जो है ये शॉर्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप कलेक्टिवली रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर देखें तो ये ऐसे लॉन्ग भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के डिफरेंट काजेज होते हैं और सिम्पटम्स में अगर आप देखें तो बहुत सी सिम्पटम्स ऐसी होती हैं जो कॉमन होती है, मतलब हर बीमारी के अंदर ही वो सिम्पटम्स आपको नजर आएंगे। फॉर एग्जांपल कफ, ये ज़्यादातर तमाम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में ये चीज़ जो है वो आती है। वैसे आजकल एक नया रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर आया है कोविड-19, कोरोना वायरस डिजीज़ 19। कभी सोचा इसको क्यों नेम दिया गया है कोविड-19? तो उसका जो वजह है उसकी वो यही है, कोरोना वायरस कोविड जिसको कहते हैं कोरोना वायरस, और जो डी लास्ट में है उसका मतलब है डिजीज़। और 2009 में ये अपीयर हुई थी, तो ये भी एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। ठीक है, लेकिन इसका जो पैथोजन है वो टोटली डिफरेंट है, मतलब इट्स अ वायरस। बाकी जितने भी पैथोजन है उनमें बहुत कम वायरस है, मतलब ज़्यादातर जो आपके पास है ना वो वायरस कम है, बैक्टीरिया है, फंजाई है एंड सम अदर एजेंट हैं, लेकिन वायरसेस कम है। ठीक है, लेकिन आजकल जो फैली हुई है ये कोविड-19, इसमें कोरोना वायरस एक पैथोजन है जो डिजीज़ काज करता है। इसके फैलने के तरीके आपने बहुत से सुने होंगे। तो ज़्यादातर ये हमारी साइनसेस जो होती है, कैविटीज़ जो होती हैं, उनके ज़रिए हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाता है। फॉर एग्जांपल नेज़ल कैविटी, ओरल कैविटी और ईयर जो है उसके यहाँ जो एक ट्यूब है, यूस्ट्रिचियन ट्यूब, ऑडिटरी कैनाल, जहाँ से होते हुए ये आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक तक जो वो जाता है। तो अगर आपको कोविड-19 से पैथोजन से बचना है तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, अपने हैंड्स को बार बार आप वॉश करते रहें किसी अच्छे डिटर्जेंट्स के साथ। फिर अगर आप बाहर घूम रहे हैं पब्लिक प्लेस पे तो आप कोशिश करें कि आपके हाथ जो कि मे भी अल्लाह ना करे अगर ऐसे जरासीम से कंटेमिनेटेड हैं तो आप इन चीज़ों को टच मत करें, हाथ को ना लेकर जाएं। किन को? ओरल कैविटी मतलब माउथ, नोजल कैविटी, ठीक है, उसके बाद ईयर और प्लस आइज़। इससे आप अवॉइड करेंगे तो आप कोविड-19 से जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच सकते हैं। ठीक है बेटा। सो कोविड-19 मैंने इसलिए आपको डिस्कस किया बिकॉज हमारा टॉपिक ही बेसिकली क्या है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। ठीक है, यानी आपके जो सांस लेने का जो सिस्टम है, जो रास्ता है, वहाँ पर जितने भी इन्फेक्शन है उनके बारे में हमने डिस्कस करनी। ठीक है, सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर which is a part of your syllabus. So number 1 अगर आप देखें तो ब्रोंकाइटिस। ठीक है, ब्रोंकाइटिस की अगर आप बात करें ना तो एक्चुअल में ये आपके पास रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है कि जिसके अंदर इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन, आप इसे कहते हैं सोजश। ठीक है, अभी कहाँ होती है? रेस्पिरेटरी ट्रैक में। ज्यादातर जो इसका अटैक होता है वो होता है ब्रोंकाई पर। ठीक है, ब्रोंकाई पर। अब इसके अटैक से यानी इसके इन्फेक्शन जब होता है तो उसमें होगा क्या, होता यह है कि इस ट्रैक के अंदर जहाँ ये इन्फेक्शन हुआ है वहाँ पर म्यूकस आ जाती है। ठीक है, म्यूकस कलेक्ट होती है वहाँ पे। ठीक है,
और कुछ वहाँ पे आप क्या लें कि कुछ सिक्रीशन वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाती है। उसके रिजल्ट में क्या होगा कि ये जो आपका ट्रैक है ब्रोनिकाई, ये क्या करेगा, नैरो हो जाएगा, ठीक है, मतलब तंग हो जाएगा। ओके बेटा, लेट्स सी, आपके पास एक ये डक्ट है, ब्रोनिकाइट्स है, तो ये आपके पास एक नॉर्मल है। लेकिन अगर आप एक इन्फेक्टेड ब्रोनिकाई को देखेंगे जिसमें ब्रोनिकाइट्स है, तो वो कुछ इस तरह से होगी कि उसके अंदर क्या होगा, आपके पास यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुई थी, तो यहाँ पे सोजिश वगैरह जो हुई थी उसके रिजल्ट में म्यूकस वगैरह बन जाएगी, और चूंकि यहाँ पे इन्फेक्शन है तो ये क्या होगा, ये नैरो हो जाएगी। ओके, ये आप देखिएगा कि ये नैरो होगी। अब यहाँ पे इसका डायमीटर इतना ज़्यादा है और यहाँ पे बस इतना सा, ठीक है। सो दिस इन्फेक्शन इज नोन एज ए ब्रोनिकाइट्स। ओके बेटा, अब इसकी दो टाइप्स हैं ब्रोनिकाइट्स ऑन बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। फॉर एग्जांपल एक को हम कहते हैं क्रॉनिक ब्रोनिकाइट, ठीक है। क्रॉनिक ब्रोनिकाइट के एक्चुअल में इसका ड्यूरेशन ज़्यादा होता है, ड्यूरेशन इसका 3 to 4 वीक से लेकर अप टू मैनी मंथ, ज़्यादा देर तक ये रहता है, मतलब 2-3 हफ्तों से लेकर 3-4 महीनों, इससे भी ज़्यादा चाहिए। क्रॉनिक दैट मीन अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, जो ज़्यादा देर तक रहती है उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं क्रॉनिक। तो क्रॉनिक ब्रोनिकाइट्स ज़्यादा अरसे तक रहती है, इसका इलाज जो है वो ज़्यादा देर तक करवाना पड़ता है, ठीक है, और इतनी जल्दी इसमें रिकवरी जो है वो नहीं हो पाती, ठीक है बेटा। सेकंड अगर आप इसकी टाइप देखें तो वो है एक्यूट ब्रोनिकाइट्स। ठीक है, एक्यूट ब्रोनिकाइट्स एक्चुअल में इट्स फॉर द शॉर्ट टाइम, शॉर्ट टाइम 1-2-4 दिन के लिए या फिर 1 वीक के लिए रहती है, तो इसमें रिकवरी हो जाती है। अब इसमें नुकसान भी ज़्यादा होता है, इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, और इसके अंदर जो नुकसान है वो कम होता है, जल्द इसकी रिकवरी जो है वो हो जाती है, ठीक है बेटा। उसके बाद देखिएगा सिम्पटम्स, मतलब इसकी अलामात, कौन कौन सी अलामत है। तो अमूमन इसमें क्या होता है, फीवर, ठीक है, उसके बाद फीवर के बाद कफ, ये इसमें होता है, ठीक है। फिर क्या है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग प्रोसेस, ओके, सांस लेने में मुश्किल आना। फिर साउंड प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग द, ये ज़्यादातर तब होता है जब आप कोई हार्ड काम करते हैं, ठीक है, आवाज़ आती है सांस लेने में, ठीक है। चेस्ट टाइटनेस भी होती है, मतलब चेस्ट का टाइट तंग महसूस होना, वो भी इसी के अंदर ही आता है, ठीक है। अब इसके इलाज में अगर आप देखेंगे तो क्या होता है, डिफरेंट टाइप के एंटीबायोटिक्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा हमारे पास है एम्फीसीमा, एम्फीसीमा एम्फीसीमा एक्चुअली इट्स अ लंग्स डिसऑर्डर, लंग्स डिसऑर्डर है, फेफड़ों का। एक्चुअल में इसमें क्या होता है, इसमें जो लंग्स की वाल होती है, जिसे आप एल्वेलाई की जो वाल होती है, वहाँ पे इसका अटैक होता है पैथोजन का, और उसके रिजल्ट में क्या होगा, वो वाल जो है वो ब्रेक होना शुरू हो जाती है। फॉर एग्जांपल आप देखें कि हमारे लंग्स के अंदर जो यूनिट होता है एल्वेलाई, ये आप देखिएगा, ये एल्वेलाई है,
ओके, ये सारी क्या है, एल्वेलाई, जिसे आप एयर सैक कहते हैं, हवा की थैली। तो इसमें अगर आप देखें ना तो ये सारी इसकी दीवारें हैं, ये ठीक है, ये और ये सारी क्या है, इसकी दीवारें हैं। अब इन वॉल के ऊपर गैस एक्सचेंज होती है। फॉर एग्जांपल आप देखिए ना कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा देयर इज़ अ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। यहाँ पे क्या है, ब्लड कैपिलरीज का पूरा नेटवर्क मौजूद है इस रीजन पे। यहाँ पे गैस एक्सचेंज हो रही होती है। इन द केस ऑफ एम्फीसीमा दिस वॉल्स विल बी ब्रोकन डाउन लाइक, यहाँ देखिएगा इधर अटैक हुआ, ये वॉल जो क्या होगी, टूट गई। यहाँ पे आप देखें ये वाल भी टूट गई, यहाँ पे आप देखें ये वाल भी टूट गई। तो एक्चुअल में यहाँ पे जो एयर सैक है उसकी वाल ब्रेक हो जाती है, ठीक है, यानी ये इसकी दीवार है, ये ब्रेक होती है। अब इसके ब्रेक होने से नुकसान क्या होता है, नुकसान ये होता है कि सरफेस एरिया फॉर द गैस एक्सचेंज विल बी रिड्यूस, कि जहाँ गैसेस का तबादला होना है उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, फिर सांस लेने में तंगी होगी। देखिए ना पहले क्या हो रहा था, पहले यहाँ पे एक दीवार थी, वहाँ से गैस एक्सचेंज हो रही थी, यहाँ पे भी एक दीवार थी, वहाँ पे भी गैस एक्सचेंज हो रही थी, लेकिन अब ये टूट चुकी हैं। तो इन रीजन, इन पॉइंट पर गैस एक्सचेंज नहीं होगी, ठीक है। सो दैट मीन इसका जो रिजल्ट है वो क्या है कि सरफेस एरिया विल डिक्रीज, कि गैसों का तबादला जिस जगह पे हो रहा था अब वो जगह कम पड़ गई है, ठीक है। तो इस रिजल्ट में क्या होगा, आपकी गैस एक्सचेंज कम होगी, दैट मीन देयर विल बी अ डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप देखें लंग्स के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट होने की एबिलिटी होती है, कॉन्ट्रैक्शन एबिलिटी, वो भी क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। यानी लंग्स अगर आपके रिलैक्स हो गए तो वो वापस अपनी पोजीशन पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे। अब उसके रिजल्ट में क्या होगा, इन दिस रिजल्ट आपके पास जो एयर है वो उसके अंदर ट्रैप होके रह जाएगी, ठीक है, मतलब दोबारा से उसके अंदर बाहर नहीं आ पाएगी। तो ऐसे लंग्स को फिर हमें उसके ऊपर आर्टिफिशियली प्रेशर डालना पड़ता है ताकि एयर जो वहाँ पे ट्रैप हो चुकी है उसको वापस भेजा जाए, ठीक है। तो ये एम्फीसीमा कहलाती है। इसकी अगर आप सिम्पटम्स की बात करें, अलामात, तो इसमें क्या आता है, लॉस ऑफ वेट, ठीक है, स्किन कलर ये चेंज हो जाता है, ठीक है, और बार बार रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है, ठीक है, बार बार ये डिजीज होती है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो है वो बार बार होगा। रिकरेंट इन्फेक्शन आपकी बुक में लिखा होगा, जिसका मतलब है कि बार बार इनका अलामात का जाहिर होना, ठीक है। सो ये सारा एम्फीसीमा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप देखिए अस्थमा, ठीक है, जिसे आप आमतौर पर दमा भी कहते हैं, ओके। अस्थमा एक्चुअल में एक टाइप की एलर्जी है। एलर्जी को अगर आप कहें कि व्हाट इज एन एलर्जी, तो एलर्जी एक्चुअल में जब कोई भी सेल ओवर सेंसिटिविटी शो करता है तो हम कहते हैं ये एलर्जिक सेल है, और उसको नेम जो प्रोसेस को या डिजीज़ को हम कहते हैं एलर्जी, ठीक है। अस्थमा अमूमन डिफरेंट एलर्जेंट्स की वजह से होता है, लाइक पोलन ग्रेन्स और उसके साथ कुछ और डस्ट पार्टिकल्स, देन एनी टाइप ऑफ स्मेल, ये सारे डिजीज़ जो है वो अस्थमा में आती है, यानी एलर्जेंट्स इसके हैं, इसके रिस्पॉन्सिबल चीज़ें। उसके नेक्स्ट हम निमोनिया के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एज ए लॉन्ग भी है और एज ए शॉर्ट भी है, वो भी एक लंग्स इन्फेक्शन है, ठीक है बेटा। सो इतना ही आपने याद करना है और एज ए शॉर्ट आपने करना है। अब इसको आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, सबसे पहले आपको पता हो कि इन्फेक्शन कौन सा है, उसके बाद उसके अंदर क्या होता है, देन उसके अलामात और फिर उसका पैथोजन, ठीक है बेटा। होपफुली कि आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।